Hello students, welcome to IPA Coaching Institute. So we will be learning today the chapter number 2, and in chapter number 2 we will be discussing about the types of sentences. तो आज हम लोग डायरेक्टली इसको मॉड्यूल से ही ले रहे हैं बिकॉज यहीं पे हम लोग क्या करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स जो होंगे वो यहाँ पे साथ में ही देखते जाएंगे ताकि वो एक ही साथ अपना कवर हो जाएगा. सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. देखिए, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस से पहले हम क्या करते हैं, एक बार थोड़ा सा सेंटेंस के बारे में देख लेते हैं. दो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, बस थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं हम लोग. सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस आपका एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है. ठीक है, व्हाट इज अ सेंटेंस? इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. ठीक है, लेकिन मैंने कहा इफ आई राइट ब्लू इज स्काई द, मैंने यहाँ पे ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिखा, तो क्या आप इसको एक सेंटेंस बोलेंगे? मैंने इसमें यहाँ पे कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया है, फुल स्टॉप से मैंने इसको एंड भी किया है, बट हम इसको सेंटेंस नहीं बोल पा रहे हैं. कारण क्या है? क्योंकि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है लेकिन इसका एक कंप्लीट सेंस यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, ये एक प्रॉपर मीनिंग यहाँ पे प्रोवाइड नहीं कर रहा है. वहीं पे अगर मैं इसी ग्रुप ऑफ वर्ड्स को एक पर्टिकुलर पैटर्न में जिसमें इसका कोई पर्टिकुलर मीनिंग बनता है, एक ये कंप्लीट सेंस देता है, वैसे अगर मैं इसे अरेंज करूं, देन व्हाट विल हैपन? देन इट विल बी नोन एज अ सेंटेंस. तो इफ आई राइट इट डाउन लाइक दिस, the sky is blue. Now what I can see is कि ये जो सेंटेंस है ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, प्लस ये एक सेंटेंस है, प्लस ये एक पर्टिकुलर मीनिंग यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है. तो दिस इज हाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल से इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच हैज अ कंप्लीट सेंस और विच प्रोवाइड्स अ पर्टिकुलर मीनिंग. ये पहली बात हो गई. दूसरा, हम लोग हमेशा ट्राई करते हैं कि जब भी कोई सेंटेंस लिखें तो हम उसको कैपिटल लेटर से स्टार्ट करें और फुल स्टॉप से हम उसको एंड कर दें, ये चीज रहती है. दूसरा, हम हमेशा कहेंगे कि जो सेंटेंस होता है उसके अंदर एक आपका सब्जेक्ट होता है प्लस देयर इज वन प्रेडिकेट. ठीक है, देयर इज वन सब्जेक्ट प्लस देयर इज वन प्रेडिकेट. अब ये प्रेडिकेट है, उसमें सिर्फ वर्ब भी हो सकती है, वर्ब के अलावा ऑब्जेक्ट हो सकता है, सम एडवर्ब्स कैन बी देयर, सम एडजेक्टिव्स कैन बी देयर, some pronouns can be there. So this is how this predicate can have so many components of it. But जो हमारा सेंटेंस बनेगा वो कैसे बनेगा? वो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को मिला के बनेगा. ठीक है, प्लस ये जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है उसको भी ये अच्छे से फॉलो करता है. सो दिस इज हाउ दिस इज अबाउट द सेंटेंस. अब हम कहते हैं कि इस सेंटेंस के टाइप्स कौन कौन से होते हैं. तो देखिए, जब हम लोग सेंटेंसेस की बात करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, सेंटेंसेस को टू टाइप्स में यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं. एक तो हम जो सेंटेंस है उसके फंक्शन के हिसाब से, ठीक है, कि वो एग्जैक्टली क्या यहाँ पे मीनिंग दे रहा है या फिर उसका जो मोटिव है पर्टिकुलर सेंटेंस का वो कैसा है. तो इस तरह से हम उसका फंक्शन यहाँ पे देख के और सेंटेंस को क्या कर सकते हैं, सेंटेंस को डिवाइड कर सकते हैं. दूसरा है हमारे पास में यहाँ पे जो सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर. अब देखिए, स्ट्रक्चर जो होगा उसमें आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा, सेंटेंस में जो हम लोगों ने यहाँ पे क्लॉज जो हम लोगों ने पढ़े थे प्रीवियस क्लास में, तो आपको जब सेंटेंस को हम स्ट्रक्चर के बेसिस पे डिवाइड करेंगे तो उस टाइम में हमें किसकी नॉलेज होनी चाहिए? उस टाइम हमें जो हमने क्लॉजेज यहाँ पे पढ़े थे उनकी नॉलेज होनी चाहिए. ठीक है, तो हम स्ट्रक्चर में किस तरह से कहेंगे कि यहाँ पे इंडिपेंडेंट क्लॉज हो सकता है एक, यहाँ पे दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस डिपेंडेंट क्लॉज हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस मोर देन टू इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस मोर देन टू डिपेंडेंट क्लॉज. इस तरह से स्ट्रक्चर हो सकता है. तो जो स्ट्रक्चरल बेसिस होगा दैट विल बी डिपेंडेंट ऑन द क्लॉजेज. इसी के साथ क्लॉज में भी जो नाउन क्लॉज हो गया, एडवर्ब क्लॉज हो गया, एडजेक्टिव क्लॉज हो गया, दैट कैन ऑल्सो बी प्रेजेंट देयर. तो ये चीज हम लोग देख सकते हैं. सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, जो सेंटेंसेस है उनको फंक्शन के हिसाब से हम कैसे यहाँ पे क्लासिफाई कर सकते हैं. तो फंक्शन के बेसिस पे हमने इनको 4 पार्ट्स में यहाँ पे क्लासिफाई किया है.
और ये 4 पार्ट्स कौन कौन से हैं हमारे? दीज 4 पार्ट्स आर, फर्स्ट वन इज डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अब देखो जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, दिस इज सेइंग डिक्लेरेटिव सेंटेंस, तो मतलब सम डिक्लेरेशन इज देयर। तो नाम से ही पता चल रहा है कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस में कुछ यहाँ पे डिक्लेरेशंस रहेगी, या फिर आप कह सकते हो यहाँ पे कोई ओपिनियन हो सकता है, यहाँ पे सिंपली कोई एक स्टेटमेंट हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव कैसा भी हो सकता है, या फिर ये किसी प्रोवर्ब को यहाँ पे बता सकता है, ये यहाँ पे यूनिवर्सल ट्रुथ को बता सकता है। सो दीज थिंग्स दे ऑल विल बी कंटेन्ड इन द डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या करेगा, नॉर्मली एक कोई सिंपल सेंटेंस हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल यू कैन से द गर्ल्स आर डांसिंग। ठीक है, तो ये क्या है, दिस इज अ वेरी नॉर्मल सेंटेंस और जिसके अंदर एक सिंपल सा है, या फिर हम कह सकते हैं द गर्ल्स आर डांसिंग, बॉयज आर नॉट डांसिंग, तो एक हमने एक सिंपल सी बात कही है। या फिर हम लोग कोई अपना ओपिनियन दे सकते हैं कि द बॉयज शुड ऑल्सो डांस, तो हम क्या कह रहे हैं, वी आर गिविंग आवर ओपिनियन, कि मतलब पहले हमने सिंपली कहा गर्ल्स आर डांसिंग बट द बॉयज आर नॉट डांसिंग, तो एक पॉजिटिव सेंटेंस था, एक यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस था। फिर हम अपना ओपिनियन यहाँ पे एक्सप्रेस कर रहे हैं कि बॉयज शुड ऑल्सो डांस, तो दैट विल ऑल्सो बी अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अब हम क्या कर सकते हैं, नाउ वी कैन से कि यहाँ पे कि बॉयज डू नॉट डांस। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, एक डिक्लेरेशन कर रहे हैं कि बॉयज डांस नहीं करते हैं, तो दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द डिक्लेरेटिव सेंटेंस। तो इस तरह से क्या होगा, वी कैन गिव अ पर्टिकुलर सिंपल स्टेटमेंट, हम अपना ओपिनियन यहाँ पे शो कर सकते हैं, हम कोई यूनिवर्सल ट्रूथ यहाँ बता सकते हैं, जैसे कि हम कहते हैं द अर्थ हैज ग्रेविटी। ठीक है, तो अर्थ हैज ग्रेविटी, तो मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ का, दैट इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ, तो वो भी क्या होगा, दैट विल ऑल्सो बी अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। या फिर आप कह सकते हो अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, अगेन इट इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ। या फिर आप अगर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ इस तरह से लेना चाहें जैसे कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो दैट विल ऑल्सो बी अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। या फिर आप कोई प्रोवर्ब ले सकते हैं। अब प्रोवर्ब्स क्या हो सकती है आपकी, कि जैसे द बार्किंग डॉग शेल्डम बाइट, ठीक है, कि जो भूखते हैं वो काटते नहीं है, इस तरह से जब हम लोग हिंदी में बोलते हैं तो ये भी किस में आ जाएंगे, दे विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन द डिक्लेरेटिव सेंटेंसेज ओनली। तो हमारे पास सबसे पहले डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। अब एक बार डिक्लेरेटिव सेंटेंस को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं, उसके बाद में हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस को थोड़ा डिस्कस करेंगे। देन इंपेरेटिव मतलब अगर हम कोई कमांड देते हैं, ऑर्डर देते हैं, सजेशन देते हैं, ठीक है, तो दे विल बी इंक्लूडेड इन द इंपेरेटिव सेंटेंसेस। जैसे हमने कहा कि गेट लॉस्ट, ठीक है, हम कहते हैं क्लोज द डोर, तो हमने ऑर्डर दिया। ठीक है, हम अगर बोल रहे हैं लेट्स गो टू द पार्टी, हमने एक सजेशन दिया। सो ऑल दीज विल बी व्हाट, दीज विल बी इंपेरेटिव सेंटेंसेस। फिर थर्ड विल बी द इंटेरोगेटिव सेंटेंस, मतलब जो क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस होते हैं हमारे पास में, कि जिसमें हम सवाल पूछते हैं, व्हाट आर यू स्टडिंग, व्हाई आर यू स्टडिंग, व्हाई डिड नॉट यू गेट गुड मार्क्स, व्हाट योर टीचर इज डूइंग, हाउ शी इज टीचिंग। सो दिस इज हाउ व्हाट वी आर डूइंग, वी आर जस्ट क्वेश्चनिंग। तो जब क्वेश्चन मार्क आएगा किसी सेंटेंस में तो दैट विल बी नॉन एज द इंटेरोगेटिव सेंटेंस। फिर है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम क्या पढ़ेंगे, हम यहाँ पे इमोशंस को कैसे शो किया जा रहा है। मतलब अगर कोई बहुत खुश है तो ही विल से हुर्रे, आई हैव गॉट 96% इन द 12th class, I have got 80% in the 10th class, I have got 70% in my graduation। तो वो क्या है, बहुत खुश है एंड ही इज सेइंग कि मेरे को इतना इतना मार्क्स मिला, वो पूरा पार्टी कर रहा है एंड ऑल। वहीं पे कोई लोग दुखी भी हो सकते हैं, वो कह सकते हैं कि मैंने मेहनत नहीं किया, इस वजह से मेरे को सिर्फ 40% मार्क्स मिला है। या फिर हो सकता है मेहनत किया बट वो लास्ट टाइम पे कुछ ऐसा हो गया कि ही कुड नॉट राइट इट वेल और उसको सिर्फ 50% मार्क्स मिला। सो दिस इज हाउ क्या हो सकता है, खुशी को जो एक्सप्रेस करेगा वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में आ जाएंगे, जो सैडनेस को शो करेगा दैट विल बी द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जो एंगर को शो करता है, ठीक है, देयर कैन बी एंगर ऑल्सो, मतलब जो आपके नॉर्मली इमोशंस को यहाँ पे शो करेगा दैट विल बी इंक्लूडेड इन द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ठीक है, नाउ लेट्स डिस्कस दीज सेंटेंसेस
वन बाय वन। तो सबसे पहले है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अब देखो डिक्लेरेटिव सेंटेंस में हमारे पास में क्या रहेगा, हमारे पास में एक कोई भी स्टेटमेंट हो सकता है, सिंपल स्टेटमेंट, जैसे कि हमने कहा था द गर्ल्स आर डांसिंग, ठीक है। यहाँ पे आपके पास में एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, द चाइल्ड इज गोइंग टू स्कूल, तो दिस इज व्हाट, दिस इज अ सिंपल सेंटेंस, ठीक है, स्टेटमेंट हमने दिया। या फिर हम क्या कर सकते हैं, वी कैन गिव आवर ओपिनियन। अब हम ओपिनियन कैसे दे सकते हैं, हम ओपिनियन इस तरह से दे सकते हैं कि अमिताभ बच्चन इज द ग्रेट एक्टर, ठीक है, अमिताभ बच्चन इज अ ग्रेट एक्टर। तो हम क्या कर रहे हैं, अपना ओपिनियन दे रहे हैं। हो सकता है किसी को लगता हो कि अमिताभ बच्चन से भी अच्छा कोई एक्टर है, या फिर हम कह सकते हैं ऐश्वर्या राय इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, तो दैट इज आवर ओपिनियन। देयर माइट बी चांसेस कि किसी को लगता है कि ऐश्वर्या सबसे सुंदर नहीं है, दीपिका पादुकोण इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, सो दैट कैन वेरी, वी आर हैविंग द ओपिनियन। तो जब ओपिनियन होता है देन दैट विल बी इंक्लूडेड इन द डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। इसके बाद में हम क्या कह सकते हैं कि ये सेंटेंस आपके पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, जैसे कि द गर्ल्स आर डांसिंग, बॉयज आर नॉट डांसिंग। तो गर्ल्स आर डांसिंग एक पॉजिटिव आपका स्टेटमेंट हो गया, बॉयज आर नॉट डांसिंग तो वो क्या हो गया, एक नेगेटिव स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास दिया है शी शुड नॉट शाउट एट एल्डर्स, ठीक है, उसे बड़ों के ऊपर चिल्लाना नहीं चाहिए, तो दैट इज ऑल्सो व्हाट, दैट इज ऑल्सो ए नेगेटिव। नेगेटिव क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये नॉट यहाँ पे आ गया है, ठीक है। तो जब नॉट का यूज हमने कर लिया तो हम उसे नेगेटिव सेंटेंस या नॉर्मल नेगेटिव स्टेटमेंट हम लोग उसे बोल देते हैं। इट कैन बी अ प्रोवर्ब, ठीक है, इट कैन बी अ प्रोवर्ब। प्रोवर्ब जैसे यहाँ पे हमें दिया है बार्किंग डॉग शेल्डम बाइट, ठीक है, हम ये बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं द इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। तो इस तरह से क्या होता है, इफ वी आर यूजिंग सम प्रोवर्ब्स देन दैट विल आल्सो बी इंक्लूडेड इन द डिक्लेरेटिव सेंटेंस। यूनिवर्सल ट्रूथ, इसके भी हमने एग्जांपल्स लिए, जैसे कि अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, दैट इज द यूनिवर्सल ट्रूथ। यहाँ पे हमको दिया हुआ है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो दैट इज ऑल्सो ए यूनिवर्सल ट्रूथ। या फिर आप और बहुत सारे यूनिवर्सल ट्रूथ्स होते हैं जिनको आप ले सकते हो, स्काई इज ब्लू, तो दिस इज हाउ व्हाट, दीज आर नॉर्मल सेंटेंसेस, दीज आर यूनिवर्सल ट्रूथ्स, और इनको आप ले रहे हो। या फिर देयर कैन बी अ सजेशन, ठीक है। अब सजेशन में क्या है, सजेशन में आप ये वाला ले सकते हैं कि यू शुड बिहेव प्रॉपरली, यू शुड एक्ट प्रॉपरली, यू शुड स्टडी वेल। तो जब हम किसी को सजेस्ट कर रहे हैं नॉर्मल वे में, इफ वी आर सजेस्टिंग देन वी कैन से दैट इट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब देखो ये बात हमने पहले ही कर ली थी कि जो सेंटेंसेस होते हैं वो नॉर्मली फुल स्टॉप से क्या होते हैं, नॉर्मली फुल स्टॉप से आपके एंड होते हैं, बट जैसे इंटेरोगेटिव होगा तो वो क्वेश्चन मार्क से एंड होगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा तो उसके लिए एक्सक्लेमेटरी मार्क होगा। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस में क्या आएगा, फुल स्टॉप आएगा, ठीक है। अब आप आ जाओ इंपेरेटिव सेंटेंसेस पे। अब देखो इंपेरेटिव सेंटेंस क्या करते हैं, दीज एक्सप्रेस द ऑर्डर। अब ऑर्डर किस तरह से करेंगे, ये कह सकते हैं क्लोज द डोर, क्लोज द डोर, तो इसने क्या किया, इसने ऑर्डर दे दिया। गो टू बेड, या फिर ये बोल सकते हैं हम शट द विंडो, शट द विंडो। सो दीज आर व्हाट, दीज आर द ऑर्डर्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि नॉर्मली क्या होता है हमारा, जब हम कोई सेंटेंस बोलते हैं तो मैंने बोला था सब्जेक्ट होता है प्लस प्रेडिकेट होता है, लेकिन अब यहाँ पे आप कहोगे कि हमें तो कहीं पे कोई सब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन आप यहाँ पे क्या देखते हो कि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट आपको प्री नोन है, आपको पता है मैंने कहा कि शट द विंडो, तो मतलब आपको पता है कि आई एम सेइंग यू शट द विंडो या यू क्लोज द डोर, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमने लिखा नहीं है, बट सब्जेक्ट हम लोगों को आपका पता है कि एग्जैक्टली यहाँ पे क्या सब्जेक्ट है, क्योंकि जब भी कोई सेंटेंस हम लोग पढ़ते हैं तो नॉर्मली क्या होता है, सेंटेंस में सब्जेक्ट होना जरूरी होता है, प्लस उसके बाद में प्रेडिकेट होता है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड होती है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे इंपेरेटिव सेंटेंस में आप ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे आपने सब्जेक्ट को नहीं लिखा, तो हाउ कैन यू से दैट दिस इज अ सेंटेंस। तो मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो क्या है, वो प्री डिफाइंड है, मतलब वो आप पता कर सकते हो कि कौन सा सब्जेक्ट है, वो अननोन नहीं है, दैट इज अ नोन सब्जेक्ट जिसको हमने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया, ठीक है।
तो दिस इज हाउ द इम्पेरेटिव सेंटेंसेस दे आर इंक्लूडिंग द ऑर्डर्स। फिर वो कमांड यहाँ पे दिखा रहा है, तो मतलब आप ऑर्डर देते हो या कमांड देते हो तो वो नॉर्मली आपका क्या रहता है, दीज आर द वन और द सेम थिंग, ठीक है। तो आप यहाँ पे जैसे क्लोज द डोर है, आप उसको कमांड में ले सकते हो। देन गो टू द बेड है, दैट कैन ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन द कमांड। देन शट द विंडो जो हमने लिया है, दैट कैन ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन टू द कमांड। देन वी हैव द एडवाइस। देखिए एडवाइस हम लोगों ने जब बोला था तो हमने कहा एडवाइस जो होता है वो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस में भी आता है, प्लस जो एडवाइस है वो इंक्लूड होता है आपका किसके अंदर, वो इंक्लूड होता है इसमें इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में भी। जैसे कि हम एडवाइस देते हैं किसी को कि दिस ड्रेस इज लुकिंग प्रिटी, ठीक है, तो मतलब आप इस ड्रेस को ले सकते हो या फिर आप इसको ऑफन इसको वेयर कर सकते हो। आप कह सकते हो दिस अम्ब्रेला इज ब्यूटिफुल, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर रहे हो, आप किसी को एडवाइस दे रहे हो, ठीक है। देन देयर कैन बी रिक्वेस्ट, ठीक है। अब जब रिक्वेस्ट होगी तो आप क्या कर सकते हो, जो आपने कमांड या ऑर्डर में जितने भी सेंटेंसेस लिखे हैं उनके आगे अगर आप सिंपली प्लीज लगा दोगे तो वो क्या बन जाएंगे, दे विल बी इंक्लूडेड इन द रिक्वेस्ट। जैसे मैंने कहा प्लीज क्लोज द डोर, ठीक है, तो पहले ये कमांड थी, लेकिन जैसे मैंने यहाँ पे प्लीज लिखा तो ये क्या बन गया, ये एक रिक्वेस्ट बन गई। सिमिलरली आई सेड प्लीज गो टू द बेड, देन अगेन इट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू द रिक्वेस्ट। देन आई एम सेइंग प्लीज शट द विंडो, अगेन इट इज इंक्लूडेड इनटू द दिस रिक्वेस्ट। तो रिक्वेस्ट वालों में हम क्या करेंगे, नॉर्मल हमारा जो कमांड वाला सेंटेंस होगा इंपेरेटिव सेंटेंस, उसके सामने आप प्लीज लगा देंगे एक हम्बल रिक्वेस्ट जो शो करेगा, एंड इट विल बी देन कन्वर्टेड इनटू द रिक्वेस्ट। देन यू हैव दिस प्रपोजल कि आप यूं कर सकते हो, लेट्स डू इट, यू कैन डू इट, लेट्स गो टू द पार्टी, लेट्स वेयर ब्लू टुडे। तो ये क्या है, हमारा एक प्रपोजल है, हम किसी को प्रपोज कर रहे हैं कि लेट्स वेयर ब्लू टुडे, लेट्स वेयर रेड टुडे, लेट्स गो टू द पार्क, लेट्स वॉक, लेट्स डांस, ठीक है। और यू कैन गिव अ सजेशन। अब सजेशंस क्या हो सकती है, सजेशंस भी हो सकती है लेट्स गो फॉर अ ड्राइव, लेट्स गो टू द पार्क फॉर अ वॉक। सो दिस इज हाउ यू कैन make the sentences by using these things, जिनमें आप order use कर सकते हो। You can use the command, you can request someone, you can give suggestions to someone, you can propose something to someone. So these all will be included into the imperative sentences। और देखिए इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर होता है, कैसे बनते हैं, वो सारी हम लोगों को चीजें पता है, तो उनको अभी हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। वी आर जस्ट स्टडिंग द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। अब देखो, अब आपके पास आया इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस का जो सबसे अच्छा मेथड है पता करने का कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है या नहीं है, वो आपको कैसे पता चलेगा। आप कोई भी सेंटेंस देखोगे और उसके अगर आपको सामने ये क्वेश्चन मार्क दिखाई देगा तो आप सिंपली बोल सकते हो कि ये क्या है, दिस इज अ इंटेरोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यहाँ पे सवाल पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो पहली चीज जो हमें ध्यान रखनी है दैट इज द क्वेश्चन मार्क, ठीक है। देन दूसरी चीज है आपके पास में इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में कि ये किससे मोस्ट ऑफ द टाइम, नॉट ऑलवेज, मोस्ट ऑफ द टाइम ये किससे स्टार्ट होते हैं, ये WH वर्ड्स से स्टार्ट होते हैं। अब आप कहोगे कि WH वर्ड्स क्या होते हैं। अब WH वर्ड्स होते हैं जैसे कि व्हाट्स योर नेम, मैं जब बोलूंगी व्हाट्स योर नेम तो वहां पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, प्लस ये WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, तो ये क्या हो गया, इट इज अ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। व्हेन डिड यू कम, when WH word है, then when did you come, again there is a question mark, that is also a interrogative sentence. Where do you live, who are you, why did you come late, whom you are speaking to, how are you, which is your dress. So this is how what you can do, you can make the sentences by using the WH word. अब देखो हमेशा हम कह रहे हैं कि WH वर्ड्स नहीं होंगे, बट आप मान के चलो 90% टाइम जो हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं, जिनमें आप एक हाउ को भी ऐड कर सकते हो WH वर्ड्स में भी।
बाकी हम जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है वो हम लोग किससे स्टार्ट कर सकते हैं, वो हम वर्ब से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब वर्ब कैसे, जैसे कि मैं कहूँ मॉडल वर्ब्स के बारे में हमने पढ़ा था, आई कैन से कैन यू प्लीज ब्रिंग मी द वाटर, मे आई कम इन, कैन यू प्लीज ओपन इट, कुड यू प्लीज डू मी अ फेवर। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे वर्ब्स का यूज कर रही हूँ, और लेकिन वो वर्ब्स में हो क्या रहा है, वर्ब्स में क्वेश्चन मार्क लग रहा है, सवाल पूछा जा रहा है, तो दैट इज व्हाट, दैट इज एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। डिड यू डू दिस, तो ये भी क्या हो गया, डिड मतलब वर्ब से स्टार्ट हुआ लेकिन क्वेश्चन मार्क है, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो इस तरह से जो हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होंगे उनमें सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि यू हैव टू एंड द सेंटेंस विद द क्वेश्चन मार्क। दूसरा, मोस्ट ऑफ द इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस दे विल बी स्टार्टिंग विद द WH वर्ड और दे विल बी स्टार्टिंग विद द वर्ब। कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं, जैसे आपके मॉड्यूल में यहाँ पे कुछ 2-4 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे कि व्हाट्स योर नेम, ठीक है। अगेन यहाँ पे आप क्या रह रहे हो, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो तुरंत आपको पता चल गया दिस इज इंटेरोगेटिव वर्ड, देन इट इज स्टार्टिंग विद द व्हाट, दैट इज ऑल्सो अ WH वर्ड। देन वेयर डू यू लिव, कैन यू हेल्प मी सॉल्व द पजल। अब यहाँ पे कैन क्या है, मॉडल वर्ब है, लेकिन ये मॉडल वर्ब से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो अगेन दिस इज ऑल्सो एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। व्हाई डिड यू शाउट, डू यू नो वेयर सीता लिव्स। सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स जो हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के हैं। अब देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बाद में जो हमारा लास्ट वाला, फोर्थ वाला जो टाइप ऑफ सेंटेंस बचता है, किसके बेसिस पे, फंक्शंस के बेसिस पे, दैट इज द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अब आप यहाँ पे क्या ध्यान रखोगे, आपको याद रखना है डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस को फुल स्टॉप से आपने स्टॉप किया था, इंपेरेटिव सेंटेंसेस को भी आपने फुल स्टॉप ही लगाया, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में आपने क्या लगाया, क्वेश्चन मार्क लगाया। जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं वहां पे क्या आता है, वहां पे या तो फुल स्टॉप आता है, ठीक है, these end with full stop also and these can end with an exclamatory mark also। exclamatory mark कैसा होता है, ये इस तरह का exclamatory mark होता है, तो इस तरह से ये end होगा। then जो exclamatory sentences होते हैं वो क्या शो करते हैं, they show the strong feelings and emotions। जो हमारे इमोशंस है उनको शो करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अब इमोशंस में क्या क्या हो सकते हैं, इमोशंस में खुशी हो सकती है, इमोशंस में आपका सैडनेस हो सकता है, दुख हो सकता है, इमोशंस में रिग्रेट्स हो सकते हैं, देयर कैन बी सरप्राइजेस ऑल्सो। तो ये सारी चीजें किस में आएगी, दीज विल बी इंक्लूडेड इनटू द इमोशंस। और जब भी हम इमोशंस को शो करने के लिए जिन सेंटेंसेस का यूज करेंगे दोज विल बी द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो यहाँ पे हमारे पास में अगर आप कहो जॉय, तो जॉय मतलब खुशी को शो कर रहा है। आप ताजमहल देखने गए और आपने कहा वाह व्हाट अ वंडरफुल पीस ऑफ आर्ट, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आपने अपनी खुशी को शो करा, या फिर आप कह सकते हो यहाँ पे आपने सरप्राइज को शो करा, ठीक है, क्योंकि आप अपने इमोशंस बता रहे हो कि व्हाट ए ब्यूटीफुल पीस ऑफ आर्ट। तो आपकी खुशी भी यहाँ पे दिख रही है, प्लस आपका सरप्राइज भी यहाँ पे दिख रहा है कि कितना सुंदर चीज आप लोगों ने देखा है। लेकिन क्योंकि ये इमोशंस को शो कर रहा है तो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। फिर दुखी हो सकते हैं, दुखी जैसे किसी का पेट है, उसकी डेथ हो गई, तो वो कह सकता है कि आई एम सो सैड माई पेट हैज डाइड, अलास योर पेट हैज डाइड। तो इस तरह से क्या होगा, जब दुखी होंगे तो वो क्या शो करेंगे, दे विल ऑल्सो शो द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। देन रिग्रेट हो सकता है, रिग्रेट क्या हो सकता है कि व्हाट अ शेम, हाँ वाई डिड यू डू दिस, तो वो इंटेरोगेटिव में आ जाएगा। अगर हम बोलते हैं व्हाट अ शेम मतलब कितनी मतलब शर्म की बात है, तो एक हम रिग्रेट को यहाँ पे शो कर रहे हैं, तो हम खुशी को शो कर रहे हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में, हम दुख को शो कर रहे हैं। जब हम खुशी को शो करते हैं तो मोस्टली हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में हम लिख देते हैं हुर्रे, यपी, ये वाले जो हमारे वर्ड्स होते हैं वो लगा देते हैं ताकि हमें एग्जैक्टली जल्दी से पता चल जाए कि हम क्या कर रहे हैं, हम खुशी को शो कर रहे हैं। अगर हम लोग सैडनेस को शो करते हैं तो हम क्या कर देते हैं, हम अलास करके एक वर्ड होता है उसको यहाँ पे यूज कर लेते हैं, ठीक है।
लेकिन आप ध्यान रखेंगे, अब मैंने कहा कि जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होंगे तो एक्सक्लेमेटरी मार्क वहां पे लगाना है। तो अगर आप खुशी को शो कर रहे हैं और अगर आप हुर्रे या yippee लिख रहे हैं तो आप क्या करोगे, हुर्रे के बाद में एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा दोगे। अगर आप yippee लिख रहे हो तो yippee के बाद में आप एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा दोगे। अगर दुख का कोई सेंटेंस है तो आप क्या करोगे, जैसे अलास लिखा तो अलास के बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा दो और फिर लास्ट में जब सेंटेंस को एंड करो तो फुल स्टॉप से एंड कर सकते हो। ठीक है, आप रिग्रेट को शो कर सकते हैं, आप सरप्राइज यहाँ पे दिखा सकते हैं। सरप्राइज जैसे कि कोई एकदम से आपको घर पे मिलने के लिए आया एंड यू आर लाइक ओ माय गॉड व्हेन डिड यू कम, ठीक है, ओ माय गॉड हाउ कम यू आर हियर। तो एकदम से आपको क्या दिख रहा है, आपको एकदम से सरप्राइज यहाँ पे मिला है। ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो द एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स और you can say the exclamatory sentence. So this is how we are having the 4 types of sentences on the basis of functions. पहला डिक्लेरेटिव सेंटेंस, दूसरा इंपेरेटिव सेंटेंस, तीसरा इंटेरोगेटिव सेंटेंस एंड चौथा आपके पास कौन सा है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल्स अपने लिए हैं इनके और इनको अच्छे से हम लोगों ने समझा है। फिर भी अगर लगता है कि इन चारों में कोई डाउट है तो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। अब आ जाते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर। अब देखो स्ट्रक्चर के बेसिस पे, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि यहाँ पे हम किसका यूज करने वाले हैं, यहाँ पे हम डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्लॉजेस का यूज करने वाले हैं। तो आप पहले एक बार क्लॉजेस जो हैं उनको रिवाइज कर लेंगे। डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, कैसे दोनों आपस में एक दूसरे को साथ मिलके सेंटेंस बनाते हैं। तो ये आप प्रीवियस वाला लेक्चर देखेंगे, उसमें ये चीजें क्लियर करेंगे, रिवाइज करेंगे एंड देन यू विल कम टू द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम अगेन वी हैव द 4 टाइप्स। अब ये 4 टाइप्स कौन कौन से हैं, सबसे पहले वी आर हैविंग अ सिंपल सेंटेंस। अब देखो सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है इसका मतलब है कि आपके पास में क्या है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज यहाँ पे है। वन इंडिपेंडेंट क्लॉज से मिलकर कोई सेंटेंस बना है तो दैट इज व्हाट, दैट इज अ सिंपल सेंटेंस। ठीक है, ऑलराइट, मतलब आपका नॉर्मल एक सेंटेंस होगा, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है और उसका अपना कोई मीनिंग है, एक सब्जेक्ट है प्लस प्रेडिकेट है, तो आप उसको किस कैटेगरी में रखोगे, आप उसे सिंपल सेंटेंस की कैटेगरी में रखोगे। जैसे कि हमने कहा आई गो टू द टेम्पल, ठीक है, तो नॉर्मल सब्जेक्ट है, वर्ब है इसके अंदर, ऑब्जेक्ट है, तो नॉर्मल सा एक सेंटेंस है, तो आपने बोल दिया दिस इज व्हाट, दिस इज अ सिंपल सेंटेंस। आई वॉक, यू रन, दे प्ले, ठीक है, ये सारे सेंटेंस किस में आएंगे, सिंपल सेंटेंस में। वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट, ज्यादा नहीं होंगे। ठीक है, देयर विल बी ओनली वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, सिंपल सेंटेंस में क्या है, एक सब्जेक्ट है और एक आपके पास में प्रेडिकेट है। ठीक है, इट हैज जस्ट वन फाइनाइट वर्ब, एक फाइनाइट वर्ब होगी, एक ही सब्जेक्ट होगा, एक ही प्रेडिकेट होगा, बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस होगा। इसके अंदर एक मेन क्लॉज या फिर आप कह सकते हो एक आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज से मिलकर ये बना हुआ होता है। तो दैट इज व्हाट, दैट इज अ सिंपल सेंटेंस। अब एग्जांपल्स आप यहाँ पे ले सकते हो, आई वॉक, शामली रेन आफ्टर हिज ब्रदर, तो ये आपके क्या हो गए, दीज आर द सिंपल सेंटेंसेस। अब देखो कंपाउंड सेंटेंस की जब हम बात करते हैं तो कंपाउंड सेंटेंस में आप क्या करोगे, यहाँ पे दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं बट देयर इज नो डिपेंडेंट क्लॉज। सिंपल सेंटेंस में क्या है, देयर इज ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, लेकिन जब कंपाउंड सेंटेंस है तो उसमें क्या हो गया, दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज है बट अभी भी हमारा डिपेंडेंट क्लॉज यहाँ पे नहीं आया है। तो सिंपल सेंटेंस ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, कंपाउंड सेंटेंस टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। अब दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज है तो मतलब उन दोनों को कनेक्ट भी कुछ करता होगा। अब ये कनेक्ट कौन करता है, कनेक्ट करते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस को याद रखने का तरीका होता है फैन बॉयज। फैन बॉयज में एफ स्टैंड्स फॉर फोर, ए स्टैंड्स फॉर एंड, एन स्टैंड्स फॉर नॉर, बी स्टैंड्स फॉर बट, ओ स्टैंड्स फॉर और, y stands for yet and s stands for so। तो
तो इस तरह से आप फैन बॉयज जो है उसको याद कर लोगे, फैन बॉयज की फिर फुल फॉर्म आपको पता रहेगी, और वो क्या होंगे, वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होंगे। तो आपके पास कोई दो इंडिपेंडेंट क्लॉज है और वो दोनों किससे कनेक्टेड है, वो फॉर से कनेक्ट है, एंड, नॉर, बट, और, येट एंड सो, इनसे कनेक्टेड है, तो वो क्या बन जाएंगे, वो आपका कंपाउंड सेंटेंस। जैसे कि द रॉबर ट्राइड टू एस्केप, ठीक है, जो चोर था उसने भागने का ट्राई किया, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, यहाँ पे किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। द पुलिस कॉट हिम, पुलिस ने उसे पकड़ लिया, अगेन इट इज ऑल्सो एन इंडिपेंडेंट क्लॉज, लेकिन बीच में यहाँ पे एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लगा हुआ है। तो जब कोई भी दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस किसी एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़े हुए हैं या फिर कोरिलेटिव कंजक्शन से जुड़े हुए हैं, कोरिलेटिव कंजक्शंस कौन से, ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली, बट ऑल्सो, बोथ एंड येट, वेदर और, जस्ट एज, सो, नो सूनर देन, रेदर देन, ये सारे क्या होंगे, दीज आर योर कोरिलेटिव कंजक्शन। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस फैन बॉयज से याद रख लोगे, कोरिलेटिव कंजक्शंस जैसे ईदर और, बट ऑल्सो, नीदर नॉर, वेदर और, तो ये क्या होंगे, जो ये इस तरह से होते हैं, नीदर आई वांटेड नॉर शी वांट्स इट, तो इस तरह से आप बना लेते हो। तो जब ये इस तरह से कोरिलेटिव होते हैं ये वाले कंजक्शंस, तो ये दोनों क्या होंगे, जब इन दोनों से जुड़कर कोई दो सेंटेंसेस इंडिपेंडेंट क्लॉजेस आपस में जुड़े हुए हैं, तो वो क्या बनाएंगे, दे विल फॉर्म द कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। तो यहाँ पे वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, again one independent clause, and here we are having this coordinating conjunction। तो इसने क्या बनाया, इसने बनाया कंपाउंड सेंटेंस। दूसरे वाले पे आ जाओ आप, I will decide what I have to do। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखनी है कि जो ये दो सेंटेंसेज हैं वो किसी कॉमा से भी अलग हो सकते हैं, कॉमा, ये किसी सेमी कॉलन से भी हो सकते हैं, किसी कॉलन से भी अलग हो सकते हैं। तो दोनों के बीच में अगर इस तरह का कोई स्ट्रक्चर है तो वो भी क्या शो करेगा, वो भी यही शो करेगा कि ये क्या है, ये एक कंपाउंड सेंटेंस है। तो आप इस तरह से ध्यान रख सकते हैं, अगर कोई कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आ रहा है मतलब कंपाउंड सेंटेंस, अगर कोई कोरिलेटिव कंजक्शन आ रहा है कंपाउंड सेंटेंस, अगर कॉमा आ रही है, सेमी कॉलन आ रहा है, कॉलन आ रहा है, देन अगेन कंपाउंड सेंटेंस। You are requested not to interfere, again independent clause। The law has been passed, independent clause। From 1st July all business will have to comply with GST norms। यहाँ पे कॉलन है, यहाँ सेमी कॉलन है। Then the fire raged for 2 days, सेमी कॉलन, consecutively, comma, the whole forest was destroyed। The night came on, comma, the rain fell heavily and we all got very wet। क्या चीज ध्यान रखनी है बेटा आपको कंपाउंड सेंटेंसेज में, सिंपली ध्यान रखना है, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगे, ठीक है, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज, दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज के बीच में कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो सकता है, जिसे आप फैन बॉयज से याद रखोगे। देयर कैन बी कोरिलेटिव कंजक्शन, जैसे ईदर और, नीदर नॉर, बट ऑल्सो, ये इस तरह का हो सकता है। कॉमा हो सकती है, सेमी कॉलन हो सकता है, कॉलन हो सकता है, दैट विल फॉर्म अ कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। अभी तक हमारा सिर्फ इंडिपेंडेंट क्लॉज यहाँ पे चल रहा है। अब आ जाओ आप लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पे। जब हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करते हैं तो अब यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाएगा आपका डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा इसमें एक तो आपके पास में इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, उसके साथ में एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉज हो सकता है, ठीक है। तो वो क्या बनाएगा, इट विल फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। एग्जाम्पल आप किस तरह से यहाँ पे देख सकते हो, अब देखो, क्योंकि यहाँ पे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज ये दोनों आपस में जुड़ रहे हैं, तो हो सकता है कि यहाँ पे जो जुड़ा दोनों का जो कनेक्शन है वो किससे हो, वो ये जो हमने यहाँ पे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस यहाँ पे लिख रखे हैं इनसे ये जुड़े हुए हो सकते हैं। मतलब ये क्या करेंगे, किसी टाइम को शो करेंगे, जैसे आफ्टर, बिफोर, सिंस, व्हेन, व्हेनेवर, व्हाइल, अंटिल, ये सारी चीजें। ये प्लेस को शो कर सकते हैं, वेयर, वेरेवर, मैनर, एज इफ, एज दो, हाउ, रीजन, बिकॉज, सिंस, सो दैट, व्हाई, कंडीशन, इफ, अनलेस, अंटिल, कंसेशन, ऑल्दो, दो। अब देखो, जब आप पढ़ते हो तो आपको ऐसे लगता होगा कि यार हम लोग कैसे करेंगे, कैसे समझ में आएगा, इतना कैसे याद करेंगे।
तो देखो इसमें ऐसा याद करने की चीज नहीं होती है, ये क्या होता है, ये थोड़ा प्रैक्टिस से होता है। आप जैसे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, आपने कोई एग्जाम्पल देखा, फॉर एग्जाम्पल ये है द बॉय रेन अवे, तो आपने कहा कि भाग गया, अच्छा ठीक है, इंडिपेंडेंट है, ओके। फिर कहा व्हेन ही सॉ द लायन, व्हेन से कनेक्टेड है, जब उसने टाइगर को देखा, ठीक है। आगे सवाल आया कब उसने टाइगर को देखा, तो जब उसने टाइगर को देखा, तो मतलब ये डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। अब ये व्हेन आपको याद रखने की जरूरत नहीं है कि ये कौन सा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, ये टाइम को शो कर रहा है, क्या कर रहा है, मतलब किसको इंडिकेट कर रहा है। आप क्या करोगे, जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली अपने आप पता चलने लग जाएगा कि कौन सा इंडिपेंडेंट क्लॉज है, कौन सा डिपेंडेंट क्लॉज है, कौन सा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, कौन सा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, कौन सा कोरिलेटिव कंजक्शन है। ये प्रैक्टिस से आएगी। अगर हम अभी चाहें कि इन सबको याद कर लें तो ऐसा नहीं होता है, नॉर्मली वी हैव टू प्रैक्टिस इट। हम जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये अपने आप होता जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि यू आर यूजिंग द कंजक्शंस ओवर हियर और यू आर यूजिंग द डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लोज, आप आराम से इनको कर पाएंगे। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और दूसरा आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज या फिर डिपेंडेंट क्लॉज रहेगा। When he saw the bear, जब उसने बियर को देखा, उसने कब देखा, तो when आ रहा है, इसका मतलब ये डिपेंडेंट क्लॉज हो गया, ठीक है। क्वेश्चन मार्क आता है जब हम इसको बोलते हैं। तो he climbed the nearest tree, वो पास वाले सबसे ऊंचे ट्री, जो वो सबसे पास वाले ट्री पे चढ़ गया। कोई सवाल पैदा नहीं हुआ यहाँ पे, मतलब इट इज इंडिपेंडेंट क्लॉज। बिकॉज ही वॉज टेरिफाइड, क्योंकि वो डरा हुआ था। वो क्यों डरा हुआ था, ठीक है। तो अगेन सवाल आता है, तो बिकॉज आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, व्हेन यहाँ पे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, तो ये क्या हो गया, दो डिपेंडेंट क्लॉज हो गए और ये वाला आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो ये क्या बना देगा, ये अगेन इट विल फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या बन गया। नेक्स्ट देखो, आई थिंक दैट यू शुड आस्क हिम पर्सनली इफ इट इज कन्वीनियंट फॉर हिम बिफोर यू कॉल ऑन हिम। तो 1 मेन क्लॉज एंड 3 सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज यहाँ पे लगे हुए हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गए। अब देखो जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में आपके क्या हो सकते हैं, यहाँ पे एडजेक्टिव क्लॉज हो सकता है, यहाँ पे एडवर्ब क्लॉज हो सकता है, या नाउन क्लॉज। तो मतलब वो क्या करेगा, वो नाउन क्लॉज है तो मतलब वो नाउन की तरह बिहेव करेगा, एडजेक्टिव है तो वो एडजेक्टिव की तरह बिहेव करेगा, एडवर्ब है तो वो एडवर्ब के जैसे बिहेव करेगा, ठीक है। जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो कैसे फंक्शन कर रहा है, वो नाउन की तरह फंक्शन कर रहा है। एडवर्ब है तो क्या कर रहा है, यहाँ पे डिपेंडेंट क्लॉज एडवर्ब की तरह फंक्शन कर रहा है। एडजेक्टिव है तो डिपेंडेंट क्लॉज एडजेक्टिव की तरह फंक्शन कर रहा है। जैसे हमने जो फ्रेजेस पढ़े थे तब भी हमने ये सारी चीजें पढ़ी थी, और क्लॉज में भी ये क्या करता है, नॉर्मली उसकी तरह फंक्शन करता है। तो हम इनको एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, नाउन क्लॉज ऐसे नाम दे देते हैं। अब लास्ट है आपके पास में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंसेस। देखो सबसे पहले आपका सिंपल सेंटेंस, 1 इंडिपेंडेंट क्लॉज, 1 सब्जेक्ट, 1 प्रेडिकेट, 1 फाइनाइट वर्ब। कंपाउंड सेंटेंस दूसरा आया। कंपाउंड सेंटेंस में 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज थे लेकिन कनेक्ट हो रहे थे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन या फिर कोरिलेटिंग कंजक्शन से, ठीक है। तीसरा आया आपके पास में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, 2 या 2 से ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉज हो सकते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से कनेक्टेड रहेंगे। अब आया आपके पास में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस, मतलब डिपेंडेंट क्लॉजेस भी है, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस भी है, और दोनों का ही क्या है, 2 या 2 से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज है, 1 या 1 से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो वो क्या बनाएगा, इट विल फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस। अब जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, he smiled brightly and laughed delightedly when he saw his new bicycle। तो अगेन आप क्या देख रहे हो, डिपेंडेंट, एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉज हो सकता है, 2 या 2 से ज्यादा आपके इंडिपेंडेंट क्लॉज हो सकते हैं। Although I like to watch movies, I haven't been able to see any lately and there haven't been any interesting ones released recently। तो जो अंडरलाइंड है वो कौन से हैं, वो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज है। और हम क्या कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉजेज 2 या 2 से ज्यादा होंगे
और जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो 1 या 1 से ज्यादा हो सकता है, देन इट विल फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, आप ये जितने भी एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे, इन सारे एग्जाम्पल्स को अच्छे से देखोगे। तीसरा एग्जाम्पल है द डोर ऑफ द रूम वॉज ओपन। ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लॉज। एज आई क्रॉस द हॉल, एज आ गया, इसका मतलब क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज है। एंड आई सॉ द मोस्ट ब्यूटिफुल अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स। अब जब हम अगर एंड को यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं और सिर्फ आई से स्टार्ट कर रहे हैं तो अगेन इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो आप क्या देख रहे हैं, 2 या 2 से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेज है, 1 या 1 से ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉज है, देन इट विल मेक द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, तो ये हमारे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस थे। रिवाइज कर लेते हैं और रिविजन के साथ साथ आप इसको लिख भी लेंगे। ठीक है, तो जल्दी से आप इसे लिखेंगे और लिखते टाइम आप इनको क्या करते जाएंगे, आप इनको अच्छे से रिवाइज करते जाएंगे। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देंगे, और अगर डाउट्स नहीं है तो आप थम्स अप दे देंगे। ओके, थैंक यू। लिखना स्टार्ट कीजिए।